नमस्कार साथियों, बच्चों, प्यारे बच्चों, चलिए आपके लिए हमने कल मांग का अर्थ, परिभाषाएं, मांग की अनुसूची यानी तालिका या सारणी, जो भी आप कहना चाहें, उसकी कल के वीडियो में हमने पूरी तरह आपको समझाया था। मांग क्या है, इसे कहते हैं मांग। तुमने बताया था उसमें मांग से मांगी गई मात्रा का ज्ञान होता है, जो एक निश्चित समय की इकाई में सभी संभव कीमतों पर कोई उपभोक्ता खरीदने के लिए तत्पर हो जाता है। एक परिभाषा हमने पेंशन की दी कि प्रभावों उत्पादक इच्छा ही मांग है, अर्थात ऐसी इच्छा जिसकी पूर्ति के लिए हमारे पास साधन होते हैं और जिनको हम व्यय करने के लिए तत्पर होते हैं, उसको हम मांग कहते हैं। लेकिन बच्चों, वास्तव में ये जो परिभाषा है, जो इसको थोड़ी ढूंढती है, ये परिभाषा मांग की नहीं है, आवश्यकता की है। कल भी हमने बताया था और आज फिर हम आपको बता रहे हैं। मांग के 5 तत्व होते हैं, मैंने कल आपको बताया था। 1, किसी वस्तु की इच्छा का होना। 2, इच्छा पूर्ति के लिए साधनों का होना। 3, साधनों को व्यय करने की तत्परता का होना। 4, मांग का संबंध एक निश्चित मूल्य से होता है। और 5, मांग एक निश्चित समय की इकाई में की जाती है। तो मांग के 5 तत्व होते, याद कर लीजिए। मांग के तत्व देखिए तो आप लिख सकते हैं। मांग एक निश्चित समय की इकाई में की जाती है। इसका अभिप्राय यह है कि जिन वस्तुओं को हम खरीदते हैं, उनकी मांग जो है हम प्रतिदिन कर सकते हैं, प्रति घंटा कर सकते हैं, प्रति सप्ताह कर सकते हैं, प्रति मंथ कर सकते हैं और प्रति वर्ष की करते हैं। जैसे गेहूं की मांग है तो 1 वर्ष में हमने खरीद के रख देना है। अनुमान लगाने थे कितना गेहूं खर्च कर हमारे घर में खर्च होता है, 5 क्विंटल, 7 क्विंटल, 10 क्विंटल। हम कहते हैं कि हमारी जो है 10 क्विंटल की मांग है, ठीक है ना। तो मतलब मांग, गेहूं की मांग बहुत से लोग साप्ताहिक करते हैं, बहुत से लोग मासिक मांग करते हैं। तो समय की इकाई का तात्पर्य की मांग जो है 5 तक पहुंच जाए। मांग के संबंध में कल थोड़ी कथन मैंने सुनाया था, आप उसको फिर से याद कर लीजिए। और कल ये हमने आपको बताया था, मांग की अनुसूची 2 प्रकार की होती है, बाजार मांग अनुसूची, व्यक्तिगत मांग अनुसूची। कल हमने मांग अनुसूची बनाई, जिसमें हमने सबसे पहले मूल्य प्रदर्शित किया था, मूल्य। उसके बाद बाजार में विभिन्न विक्रेता, इसमें A, B, C, D, E ये विक्रेता हमने बताए थे। यहाँ पर हमने मूल्य लिखा था 6 रुपये, 8 रुपये, 10 रुपये। यहाँ भी इनके द्वारा मांग की मात्रा और लास्ट में हमने टोटल किया। तो इसको फिर से देख लीजिएगा। तो मांग की तालिका हमने बताई थी आपको। मांग की तालिका में बाईं तरफ हम मूल्य और दाएं तरफ मांगी गई मात्रा को प्रदर्शित करते हैं। बाजार मांग तालिका में बाजार में अनगिनत क्रेता होते हैं, उपभोक्ता होते हैं। तो यदि सभी उपभोक्ताओं की मांग का विभिन्न मूल्यों पर अनुमान लगा के उन्हें सारणीबद्ध रूप से लिखा जाए तो उसे बाजार मांग कहते हैं। यदि विभिन्न मूल्यों के साथ किसी एक व्यक्ति की या एक उपभोक्ता या एक क्रेता की मांग को हम प्रदर्शित करते हैं तो उसे व्यक्तिगत मांग तालिका कहते हैं। ये कल हमने स्पष्ट कर दिया। कॉलम फर्स्ट के साथ सेकंड समझा लें, उसको देख लीजिएगा, करता फिर से देख लीजिए। अगर नए तो भी करते रहिए उसको, है ना। और यहाँ पर हमने देखे 2 मांग पत्र बनाए हैं, उसी तालिका के अनुसार कल हमने ब्लैकबोर्ड बना दीजिए। लेकिन चूंकि ये ऐसा ब्लैकबोर्ड है किसी को अलग फिसलती है, तो यहाँ हमने इसको घड़ी के साथ बनाया है, इसलिए आपको कॉपी में बनाना है।
और यहाँ भी जो मांग वक्र है दो प्रकार के यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये जो मांग वक्र है ये वक्राकार है। वक्राकार मतलब इस तरीके से, और वो जो मांग वक्र है वो सरल रेखा में है, इस तरीके से सरल रेखा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों ही मांग वक्र है और दोनों ही मांग वक्रों का जो ढाल है वो बाएं से दाएं की ओर नीचे की ओर झुका हुआ है, चाहे ये वाला वक्र है चाहे ये वाला वक्र है, अर्थात इनका जो ढाल है ऋणात्मक है। क्या प्रदर्शित करता है? यदि किसी वस्तु की कीमत O2 है तो मांग की मात्रा OX2। अब यदि वस्तु का मूल्य घट जाता है अर्थात OP1 के बराबर हो जाता है, मांग की मात्रा बढ़ जाती है, OX3 के बराबर हो जाती है। यदि मूल्य बढ़ता है OP3 हो जाता है तो मांग घट जाती है, OX1 रह जाती है। मूल्य के यहाँ से यहाँ तक बढ़ने पर मांग जो है घटकर OX के बराबर रह जाती है, और मूल्य अगर कम होता है क्या होता है? मांग बढ़ जाती है। तो ये जो चीज है ऋणात्मक ढाल है, इसका कैसा ढाल है? ऋणात्मक, इसको स्टॉपिंग कहते हैं, मांग का ढाल ऋणात्मक होता है। यहाँ भी इस वक्र में भी वही बात है और वहां भी वही बात है। बात यह है ना कि मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक क्यों होता है? जो एक मांग का नियम जो है उसके मैं को व्याख्या आपको अपने अगले वीडियो में करने जा रहा हूँ, क्योंकि मांग के नियम की संक्षिप्त व्याख्या मैंने अपने कल के वीडियो में ही कर दी थी, और मैंने बताया था कि बिक्री मार्शल की परिभाषा हमने उसमें मतलब सुनाई है, आपको बताई है। मार्शल ने कहा है, प्रोफेसर मार्शल ने कहा है कि यदि बिक्री हेतु बाजार में वस्तु की अधिक मात्रा प्रस्तुत की जाए तो उसे मूल्य कम करके ही बेचा जा सकता है ताकि उसके लिए खरीदार मिल सके, क्योंकि उपभोक्ता कम मूल्य पर वस्तु की अधिक मांग करते हैं और अधिक मूल्य पर कम मांग करते हैं। ये मांग का नियम, मांग के नियम पर समझने का कथन है। अन्य बातें समान रहने पर यदि किसी वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो उसकी मांग कम हो जाती है, और यदि मूल्य कम होता है तो मांग बढ़ जाती है। और ये बाजार मांग तालिका की सहायता से भी हमने कल आपको स्पष्ट कर देता है। जब टोटल आता तो पहले मूल्य कम थे तो मांग अधिक थी, और बाद में मूल्य ज्यादा हो गए तो फिर मांग टोटल में कम हुई। कल हमने आपको उसी तालिका में बताया जाता। और एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है उसमें यह आता है कि बाजार मांग तालिका के द्वारा मांग के नियम की व्याख्या की। तो कल ही हमने इस चीज को वहां बताया। आज हम ये बताना चाहते हैं कि मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक क्यों होता है। चलिए जान लेते क्यों होता है। देखिए यहाँ पे 5 कारण मैंने बता रखे हैं। पहला कारण है उपयोगिता ह्रास नियम की क्रियाशीलता के कारण। पहला फर्स्ट ए, उपयोगिता ह्रास नियम की क्रियाशीलता के कारण। हमने आपको उपयोगिता ह्रास नियम भी समझा दिया, और हमने उसमें यह कहा था कि उपयोगिता ह्रास नियम अर्थशास्त्र का एक आधारभूत नियम है। आधारभूत नियम उपयोगिता ह्रास नियम आधारभूत नियम है। दूसरा हमने बताया था सार्वभौमिक नियम है। अब चूंकि आधारभूत नियम है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम आधारभूत नियम है, तो उसी नियम पर आधारित है मांग का नियम। जैसे जैसे किसी मनुष्य के पास किसी वस्तु के स्टॉक में एक दी हुई मात्रा से अधिक वृद्धि होती जाती है, उस वस्तु की प्रत्येक वृद्धि के साथ प्राप्त होने वाली जो सीमांत उपयोगिता है वो घटती जाती है। जो जो हम उत्तरोत्तर इकाइयां खरीदते जाते हैं, प्रत्येक बाद वाली इकाई की सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। सीमांत उपयोगिता को मैं एक बार फिर से परिभाषित कर रहा हूं आपके लिए। सीमांत उपयोगिता की जो परिभाषा उसको एक बार फिर से सुन लीजिए। उपभोग के क्रम में वस्तु की अंतिम इकाई को सीमांत इकाई कहते हैं, और इस इकाई से जो उपयोगिता मिलती है उसको सीमांत उपयोगिता कहते हैं। वैसे तो हमने आपको बताया था।
कुल उपयोगिता में होने वाली वह वृद्धि होती है जो एक अतिरिक्त इकाई के कारण होती है। सीमांत उपयोगिता बताया था ना, सीमांत उपयोगिता या कुल उपयोगिता में होने वाली वह कमी है जो उपभोग की इकाई में एक कम इकाई का उपभोग करने से कुल उपयोगिता में होती है। सीमांत दोनों की सूत्र बताया, याद कर लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण है सीमांत उपयोगिता, इसको भूलना मत। तो सीमांत उपयोगिता राशिफल बताता है यदि किसी मनुष्य के पास किसी वस्तु के स्टॉक में इतनी हुई मात्रा से अधिक वृद्धि होने पर जो अतिरिक्त लाभ से प्राप्त होता है उस वस्तु की कितनी वृद्धि के साथ करता जाता है। जैसे मान लीजिए आप केले खरीदने के लिए जाते हैं, तो पहले दिन केले खरीदते तो कहते हैं चलो क्या होगा 50 रुपये केले। अब केले वाला कह रहा है कि सर 1 दर्जन ले लो, मैं 40 रुपये। आपको लगा यार हमारी जो उपयोगिता है सीमांत उपयोगिता केलों से हमें ज़्यादा मिल रही है और उसका मूल्य कम है, चलो ले लो आपने 40 में। अभी आप दुकान से गए नहीं थे, कहने वाले ने फिर सवाल दिया, अरे भाई जी सुनो, अगर 30 रुपये में लेते तो 1 दर्जन नोट दे रहा हूँ, 20 रुपये में ले जाइए। बात समझ में आ रही है? जैसे मतलब क्या होता है, क्या मतलब इसका मतलब यह है कि ये बात वो भी समझ रहा है कि अधिक मात्रा में बेचना तो मुझे कम करना पड़ेगा, और आपके पास चूंकि वस्तु की अधिक मात्रा पहुंचती जा रही है तो आप भी कमी मूल्य पर वस्तु खरीदना पसंद करेंगे, अधिक मूल्य पर नहीं करेंगे। मान लीजिए किसी वस्तु का मूल्य 3 के बराबर है और वस्तु से प्राप्त होने वाली जो उपयोगिता है सीमांत उपयोगिता, उसको हम लिख रहे हैं MU। अगर मान लीजिए मूल्य ज्यादा है MU से, देखिए मैंने क्यों लगाया है, ये एरो लगाया है, ये ग्रेटर देन लेस देन का चिन्ह होता है। इसमें दिखाया गया है कि बड़ा है MU से, अर्थात मूल्य अधिक है सीमांत उपयोगिता से, तो हम क्यों खरीदेंगे भाई? मूल्य ज्यादा हम तो नहीं खरीदेंगे। कब खरीदेंगे? जबकि सीमांत उपयोगिता और मूल्य बराबर हो, P बराबर हो MU के, तब तक खरीदेंगे। और हम खरीदने के लिए कब तत्पर होंगे? जब मूल्य कम होगा मार्जिनल यूटिलिटी से, सीमांत उपयोगिता से, तब हम इसको खरीदने के लिए जैसे जैसे वस्तु का स्टॉक हमारे पास बढ़ता है उससे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता घटती जाती है, और इसीलिए हम अगर वस्तु की अधिक मात्रा खरीदने के लिए तत्पर होते हैं तो तभी होते हैं जब उसका मूल्य कम होता है। कम मूल्य होने पर वस्तु की अधिक मांग करते हैं और अधिक मूल्य होने पर वस्तु की कम मांग करते हैं। यही बात यहाँ पे मांग के लागू होती है, और इसीलिए हम ये कहते हैं कि मांग का नियम या मांग वक्र पर सीमांत उपयोगिता राशिफल का प्रभाव पड़ता है, अर्थात सीमांत उपयोगिता राशिफल की क्रियाशीलता के कारण मांग वक्र का ढाल होता है। सीमांत उपयोगिता राशिफल की क्रियाशीलता के कारण मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है। चलिए दूसरी बात है स्थानापन्न वस्तु। स्थानापन्न प्रभाव, दो वस्तु है, एक है X, एक है Y। ये दो वस्तुएं हैं। अब मान लीजिए X का मूल्य अपनी जगह पे स्थिर है और Y का मूल्य जो है बढ़ जाए, इसका मूल्य बढ़ जाए। दोनों वस्तुएं एक के स्थान पर दूसरी का प्रयोग कर सकते हैं। X के स्थान पर Y का और Y के स्थान पर X का प्रयोग हम कर सकते हैं। ये दोनों वस्तुएं कैसी वस्तुएं कहलाएंगी? स्थानापन्न वस्तुएं कहलाएंगी। कैसी वस्तुएं कहलाएंगी? स्थानापन्न वस्तुएं कहलाएंगी। मान लीजिए गुड़ है और चीनी है, आप दूध पी रहे हैं तो गुड़ के स्थान पर चीनी का और चीनी के स्थान पर गुड़ का प्रयोग किया जा सकता है। तो गुड़ और चीनी कैसे वस्तु है? स्थानापन्न वस्तु। इसी प्रकार से जैसे कॉफी और चाय है, तो कॉफी और चाय एक दूसरे की स्थानापन्न वस्तुएं हैं। आप चाय के स्थान पर कॉफी का और कॉफी के स्थान पर चाय का प्रयोग कर सकते हैं। मान लीजिए दो वस्तुएं X और Y, अगर Y का मूल्य अपनी जगह पर स्थिर रहता है और X का मूल्य घट जाता है या बढ़ जाता है,
एक्स के मूल्य में परिवर्तन होने पर वाई की मांग पर परिवर्तन पड़ता है और इसको हम स्थानापन्न प्रभाव कहते हैं। समझ में आ गया होगा? यानी वाई का मूल्य अगर घटता है, वाई का मूल्य घटेगा तो लोग एक्स का कम प्रयोग करेंगे और वाई का प्रयोग बढ़ जाएगा। समझ में आ गया? और यदि वाई का मूल्य बढ़ता है तो लोग वाई का प्रयोग कम करेंगे और एक्स का प्रयोग ज्यादा करने लगेंगे। तो ऐसे में क्या होगा? एक्स की मांग बढ़ जाएगी। यानी वाई के मूल्य पर एक्स की मांग पर जो प्रभाव पड़ता है उसको स्थानापन्न प्रभाव कहेंगे, या एक्स के मूल्यों में वृद्धि अथवा कमी का वाई की मांग पर जो प्रभाव पड़ता है उसको स्थानापन्न प्रभाव कहेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या होता है। जब किसी वस्तु का मूल्य बढ़ता है, इसका मतलब यह है कि वह दूसरी वस्तु की तुलना में महंगी हो गई, तो लोग क्या करते हैं, जिस वस्तु का मूल्य बढ़ता है उसका प्रयोग घटा देते हैं और जिस वस्तु का प्रयोग मूल्य कम होता है उसका प्रयोग बढ़ा देते हैं। तो इस कारण से मूल्य कम होने पर उस वस्तु की मांग बढ़ जाती है। दूसरी बात, अगर मान लीजिए मूल्य कम हो जाएगा दूसरी वस्तु की तुलना में तो मांग बढ़ जाएगी। तो इसी कारण से जब किसी वस्तु का मूल्य कम होता है तो लोग उसके स्थानापन्न का प्रयोग कम कर देते हैं, उसका प्रयोग बढ़ाने लगते हैं। इसलिए जो है मांग बढ़ जाती है, अर्थात मांग बढ़ा लेते हैं स्थानापन्न। तीसरी बात है कीमत प्रभाव। कीमत प्रभाव क्या होता है? मूल्य के कारण मांग पर प्रभाव पड़ता है। अब जब किसी वस्तु का मूल्य कम होता है, मान लीजिए हमारे पास 100 रुपए है और एक्स वस्तु 20 रुपए मूल्य की है, ठीक है, 20 रुपए मूल्य, तो ऐसे में हम एक्स वस्तु की 5 इकाइयां खरीद सकते हैं। 100 रुपए में 5 इकाई खरीद लेंगे। मान लीजिए चीनी 20 रुपए किलो है तो हम 100 रुपए में 5 किलो चीनी खरीद लेंगे। अब अगर चीनी का मूल्य घट के हो जाए कितना, मान लो 10 ही हो जाए, ठीक है, मान लो 10 रुपए हो जाए, क्या होगा? 20 में हम खरीदते थे 5 किलो और 10 हो जाएगा तो इसी 100 रुपए में कितना आएगा? 10 किलो। तो हम क्या करेंगे? मांग बढ़ा देंगे। अगर मूल्य बढ़ जाए 20 का 40 हो जाए, तो पहले हम 5 किलो मांग करते थे, अब चूंकि 40 हो गया, हमारे पास 100 रुपए है तो 2.5 किलो मांग। मूल्य बढ़ने पर मांग कम हो जाएगी और मूल्य कम होने पर मांग बढ़ जाएगी। 100 रुपए मूल्य पर 10 रुपए अगर मूल्य है, 100 रुपए हमारे पास है तो 10 किलो चीनी खरीद रहे, कम मूल्य पर अब 10 किलो खरीद रहे हैं, और जब मूल्य 40 हो जाता है तो 2.5 किलो खरीदेंगे, तो 2.5 किलो ही आएगी 100 रुपए। तो इसको कीमत प्रभाव कहते हैं। क्या होता है? जब किसी वस्तु का मूल्य कम हो जाता है तो उपभोक्ता की वास्तविक आय में वृद्धि हो जाती है। यदि किसी वस्तु का मूल्य कम हो जाता है तो उपभोक्ता की वास्तविक आय बढ़ जाती है। जैसे 100 रुपए हमारा है और हम 40 रुपए किलो से 2.5 किलो चीनी खरीदते हैं, ठीक है। अब अगर 40 का यानी चीनी का मूल्य 20 रुपए हो जाए तो अब 100 रुपए से 5 किलो चीनी खरीदेंगे, 5 किलो। अर्थात क्या हुआ? वास्तविक आय अगर हम देखें 100 रुपए में हमें 2.5 किलो चीनी मिल रही थी, जब मूल्य 40 रुपए था, अब 5 किलो मिल रहे, अगर हम 2.5 किलो खरीदे 20 रुपए मूल्य हो गया, 2.5 किलो खरीदे कितना आ जाएगी? 20 किलो 40 में 2 किलो 50 रुपए में 2.5 किलो, तो 50 रुपए में आ जाएगी। 2.5 किलो चीनी पहले 100 में आती थी जब 40 रुपए मूल्य था, अब हमारे पास 50 रुपए एक्स्ट्रा है तो उससे हम अधिक मांग कर सकते हैं। क्या होता है? जब किसी वस्तु का मूल्य कम होता है तो उपभोक्ता की वास्तविक आय बढ़ जाती है और इस कारण से वो वस्तु की अधिक मात्रा खरीदने में सक्षम हो जाता है और इसलिए मांग बढ़ जाती है। और यदि मूल्य बढ़ता है तो उपभोक्ता की वास्तविक आय कम हो जाती है और इस कारण से वो पहले की तुलना में वस्तु की कम मांग करता है, और यही कारण है कि मांग का ढाल ऋणात्मक होता है। ये हमने सीधा ऋण आपको स्पष्ट कर दिया।
अब ये वस्तु के विभिन्न प्रयोग, मान लीजिए दूध की बात करें, वस्तु के विभिन्न प्रयोग, अगर वस्तु ऐसी है उसे विभिन्न प्रयोगों में लाया जा सकता है, तो उसके अगर मूल्य कम होंगे तो हम उसका विभिन्न प्रयोग करने लगेंगे। जैसे दूध है, अगर दूध का मूल्य थोड़ा सा कम हो जाए तो हम क्या करते हैं, हम चाय बनाने के लिए तो खरीदते हैं, थोड़ा सा बच्चों को पिलाने के लिए मूल्य कम हो गया। अगर और कम हो जाए तो हम क्या करते हैं, हम जो है उससे दही भी जमाने लगते हैं घर में। अगर और कम हो जाए तो उससे आप जो है मावा मलाई वगैरह क्या अपना के खाएंगे तो समझती आ जाएगी, और ठीक है ना। तो अगर वस्तु ऐसी है जिसे विभिन्न प्रयोगों में लाया जा सकता है तो उसके मूल्य भी, जैसे बिजली है, बिजली का प्रयोग अगर उसका मूल्य बढ़ जाए तो हम केवल घर में जो है लाइट के लिए करेंगे, ठीक है। अगर उसका मूल्य कम हो जाए तो क्या करते हैं, हम प्रेस में भी, खाने में भी बिजली का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं, या अन्य कार्यों के लिए बिजली का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। तो किसी वस्तु का मूल्य अगर कम होता है तो वस्तु के विभिन्न प्रयोग होने लगते हैं, जिसके कारण उसकी मांग बढ़ जाती है। और यदि वस्तु का मूल्य बढ़ता है क्या होता है कि उसका आवश्यक कार्यों में हम प्रयोग करते हैं, जिससे उसकी मांग कम हो जाती है। तो वस्तु के विभिन्न प्रयोग होने के कारण भी मांग का ढाल देना कम हो जाता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है क्रेताओं की संख्या में वृद्धि करना। ऐसा होता है ना कि जब किसी वस्तु का मूल्य कम होता है तो पहले जो क्रेता नहीं खरीद पाते थे अब वो भी खरीदने लगते हैं। इस कारण से कम मूल्य पर वस्तु की अधिक मांग होने लगती है, और जब मूल्य बढ़ता है तो जो लोग आज की तारीख में खरीद रहे थे मूल्य बढ़ने के कारण वो नहीं खरीदते। इससे क्या होता है, उसकी मांग बढ़ जाती है। जैसे अंगूर की बात करें, अंगूर जो है ऑफ सीजन में 150 रुपये किलो मिलता है, तो बहुत सारे लोग ऐसे नहीं खरीदते। और जब अंगूर का सीजन चल रहा होता है तो अंगूर 100 रुपये के 2.5 किलो 3 किलो मिलते हैं, तो हर व्यक्ति खरीदने में सक्षम हो जाता है। तो क्या होता है, जब मूल्य कम होता है तो लोग अनेक यानी कि और भी लोग उसको खरीदने के लिए तत्पर हो जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी वस्तु के क्रेताओं की संख्या में वृद्धि हो जाने के कारण मूल्य जब कम होता है तो किसी वस्तु के क्रेताओं की संख्या बढ़ जाती है, और जिसके कारण उसकी मांग बढ़ जाती है। और यदि वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो आप जो खरीद रहे थे वो नहीं खरीद पाते, इसलिए जो है उसकी मांग कम हो जाती है। ये 5 कारण महत्वपूर्ण है, और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। मांग से आप क्या समझते हैं, मांग को परिभाषित कीजिए। मांग वक्र का ढाल देना क्यों होता है समझाइए। तो मांग की अनुसूची तो हमने कल बताई थी, आप उसको दोबारा से यहाँ पर ले आएंगे। आपका कुछ आपके क्वेश्चन का फर्स्ट भाग तो वो मांग की अनुसूची है, और उस मांग अनुसूची के आधार पर मांग वक्र जो है आप बनाएंगे। मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक क्यों होता है, क्योंकि पहली बात उपयोगिता राष्ट्रों की क्रियाशीलता, दूसरी बात स्थानापन्न प्रभाव, तीसरी बात कीमत प्रभाव, चौथी बात वस्तु के विभिन्न प्रयोग, और पांचवी बात क्रेताओं की संख्या में वृद्धि हो जाना। तो प्यारे बच्चों यही कहूँगा कि आप जो है आप घर में बैठ के पढ़ रहे हैं, मुझे नहीं पता चल रहा आप पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे। भाई मैं तो मेहनत कर ही रहा हूँ, आप भी थोड़ी मेहनत कर लो। अगर यहाँ से आप ऐसे करके समझना शुरू कर दोगे, बार बार इसको देखोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपकी समझ भी हो पाएगा। आप कहते हो ब्लैक बोर्ड दिखाई नहीं दे रहा, अरे हम बोल रहे हैं भाई खड़े हो गए यहाँ पे, हम समझा रहे हैं, हर चीज़ को पढ़ के बता रहे हैं, ठीक है ना। आने तो उतनी देर हमने इसको बोला है, उससे पहले हमने ब्लैक बोर्ड को ये चित्र वगैरह सब कुछ बनाए, काफ़ी टाइम व्यय किया और आपके लिए। तो मैं अपने सभी साथी से भी ये कहना चाहूँगा, अगर आप दोनों इसको अच्छे ढंग से समझना चाहते हैं, ढंग के साथ समझना चाहते हैं, सरल भाषा में समझना चाहते हैं, तो प्लीज आइए और देखिए, समझिए। आपका स्वागत है इकोनॉमिक्स हिस्ट्री पॉइंट। मैं करवात्मा विषय आप सबका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे। ओके।